नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 13 ग्रुप, बोरॉन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 13 ग्रुप। 13 ग्रुप एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, वैसे हम 13 ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी करने से पहले हम 14 ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं, क्योंकि फिर केमिकल प्रॉपर्टी में दोनों को लेके चलेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों के हाइड्राइड, दोनों के ऑक्साइड, इजी रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी फोर्टीन ग्रुप आपका है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 14 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली बात देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस हैव 2s2, 2p2, 2s2, 3s2, 3p2, 4s2, 4p2, 5s2, 5p2, 6s2, 6p2. Their general electronic configuration is ns2 and p2, having 4 valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। 14 ग्रुप है, ग्रुप नंबर -10 पी ब्लॉक के लिए लागू होगी ये बात सिर्फ। ग्रुप नंबर 14 -10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। 14 ग्रुप 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 14 ग्रुप। s2 p2 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले अलग अलग जो प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। फिजिकल स्टेट, ऑल ऑफ दे आर एग्जिस्टिंग सॉलिड स्टेट। सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। सॉलिड जिसमें जो हार्ड डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सॉलिड है, सिलिकॉन भी एक हार्ड सॉलिड है। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे। सो ऑल ऑफ दे आर एग्जिस्टिंग सॉलिड। अकरेंस, इसमें अगर हम देखें ओनली कार्बन विच इज ए नॉन मेटल एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट एज वेल एज इन फ्री स्टेट। कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट होता है, कार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में, और फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट होता है। कोल, कोल ही मान लो तो नेचुरल जो फॉर्म है। इसके अलावा कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम या कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में तो कार्बन कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, और कोल की फॉर्म में कार्बन आल्सो एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। सबसे ज्यादा जो एग्जिस्टेंस है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो इस ग्रुप में, जैसे उसमें सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस एल्यूमिनियम की थी, सबसे ज्यादा परसेंटेज एल्यूमिनियम की थी, इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कार्बन की है। और सबसे कम जो है वो ट्रेस अमाउंट में ही है, बहुत कम अमाउंट में है, वो जर्मेनियम है। उसमें गैलेनियम था, इसमें जर्मेनियम है। सिलिकॉन भी इस ग्रुप का सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, और टिन और लेड भी सबसे ज्यादा एग्जिस्ट तो कार्बन ही होता है, फिर सिलिकॉन, फिर लेड, फिर टिन और फिर आपका ये जर्मेनियम सबसे कम एग्जिस्ट होता है। अगर हम इनका करें एग्जिस्टेंस की बात,
साइज की बात कर लें, साइज as we move down the group from कार्बन टू सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, अगर हम बोरोन से कंपैरिजन करें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलिनियम और इंडियम और थैलियम, साइज की बात अगर हम करेंगे, साइज तो ये 14 ग्रुप एलिमेंट है स्मॉलर साइज एज कंपैरिजन टू द 13 ग्रुप। बोरोन फैमिली से कार्बन फैमिली का जो साइज है वो छोटा है। when we move left to right, size will decrease, size will reduce। कार्बन से सिलिकॉन में आएंगे साइज बढ़ेगा, सिलिकॉन में से जर्मेनियम में आएंगे साइज बढ़ेगा। जैसे वहां गैलिनियम में एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन यहाँ नहीं है। सिलिकॉन से जर्मेनियम में साइज बढ़ जाएगा, जर्मेनियम से टिन में भी साइज बढ़ेगा और टिन से लेड में भी साइज बढ़ जाएगा। तो as we move down the group, size will increase, and if we go to the next group, that is 15, 15, 16, 17 के जो ग्रुप है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाला जो फैमिली है, उनसे तो इसके साइज बड़े होंगे, लेकिन 13 ग्रुप से इसके साइज छोटे होंगे, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। Ionization energy, they have high ionization energy as comparison to 13 group, S block as well as P block। S block से और P block से दोनों से अगर आप कंपेयर करोगे ionization energy, they have more ionization energy than 13 group। अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी, फर्स्ट ग्रुप से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है सेकंड की, लेकिन सेकंड से कम है 13 की, और 13 से ज्यादा है 14 की, 14 से ज्यादा होगी 15 की, फिर 16 की कम हो जाएगी, फिर 17 की ज्यादा हो जाएगी। सो दे हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपैरिजन टू 15, 16, 17 ग्रुप, बट हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपैरिजन टू फर्स्ट, सेकंड एंड 13 ग्रुप, and their ionization energy decrease down, and their ionization energy is high as comparison to S block element, so their tendency to make covalent compound is more। less ionization energy होगी तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कंपाउंड का, चाहे हम पहला ग्रुप देखें चाहे दूसरा ग्रुप देखें, either we take 13 and 14 group, as we move down the group आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। अगर हम लिथियम और सीजियम, बेरिलियम और बोरोन, लिथियम के कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू सीजियम, सीजियम के कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेम बेरिलियम के कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू कंपाउंड ऑफ बेरियम, और आयनिक कैरेक्टर बेरियम के कंपाउंड में ज्यादा है। बोरोन के कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का जो थैलियम, बोरोन के कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू थैलियम, और थैलियम के कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेम कोवलेंट कैरेक्टर कार्बन के कंपाउंड का ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर लेड के कंपाउंड का ज्यादा होगा। तो चारों ही ग्रुप में एज वी गो डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे इधर तो आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता जाएगा, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी गेट इंक्रीज। पहले ग्रुप से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, पहले ग्रुप से कम आयनिक कैरेक्टर है, सेकंड का और कम है, 13 का और कम है 14 का, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। लिथियम के कंपाउंड से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा कार्बन के कंपाउंड, सोडियम के कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और सीजियम के कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इधर आ रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कंपाउंड का, और इधर आ रहे हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बढ़ रहा है, और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का भी रोल है। आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करें, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, लेकिन टिन से जब हम लेड में जाते हैं कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, फिर सिलिकॉन की कम है, जर्मेनियम की और कम है,
टिन की और कम है और लेड की शायद थोड़ी सी बढ़ जाती है 807 और 815 किलो जूल। कार्बन से सिलिकॉन में आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जर्मेनियम में और कम होगी, टिन में और कम होगी। टिन से जब लेड में हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 4f एंड 4d। 4f और 4d का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसकी वजह से ये होता है साइज आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी रिवर्स। दिस ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एज कंपेरिजन टू 13। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है, तो 13 से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है 14 ग्रुप। पहले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था दूसरा, दूसरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 13 और 13 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 14 और 15, 16, 17 और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते जाएंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 17 ग्रुप होता जाएगा और डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम। हाँ, तीनों लेड में आप जरूर ये कह सकते हो कि लगभग बराबर हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज डिक्रीज। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन है? कार्बन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इधर बोरोन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो 2 थी। अगर हाइड्रोजन से कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 या 2.2 ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और बोरोन के कहीं बीच में है। हाइड्रोजन बोरोन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कार्बन का ज्यादा हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी तक जो आपने 3 ग्रुप किए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और 2.1 मिल जाएगा किसी ग्रुप में, लेकिन ये बाकी सारे एलिमेंट जो तीनों ग्रुप अभी तक आप कर चुके वो सभी के सभी 2.2 से कम है। कार्बन इसमें 2.2 से ज्यादा है। बाकी जब नीचे आएंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। टिन और लेड तो 2 से कम ही आ जाते हैं, सिलिकॉन से ही नीचे जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर रिवर्स। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक फैक्टर, दे हैव more non-metallic as comparison to the 13 non-metallic फैक्टर यहाँ सबसे ज्यादा कार्बन का है। कार्बन नॉन मेटल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, tin or lead, they are typical metal and they are metallides या semi metal, metallides या semi metal। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलाइड्स या सेमी मेटल हम कहेंगे, और जो टिन और लेड है वो है मेटल। तो मेटल एज वी मूव डाउन द ग्रुप देयर मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीज। जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। 13 ग्रुप से एस ग्रुप के एलिमेंट से दे आर मोर नॉन मेटेलिक, बट एज कंपैरिजन टू द नेक्स्ट जो आगे ग्रुप आएंगे 15, 16, 17 इनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। बाकी इसमें कार्बन टोटली प्योरली नॉन मेटल है, अच्छा नॉन मेटल है।
सिलिकॉन जर्मेनियम बाउंड्री लाइन पे है, टिन और लेड टिपिकल मेटल है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आएगी, यहाँ पे हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, मेटालिक बॉन्ड डिसाइड करेगा, कार्बन में नॉन मेटल है, तो उस केस के लिए हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। सबसे ज्यादा हार्ड है कार्बन। कार्बन की पैराग्राफ इलेक्ट्रोड्स हम बाद में करेंगे, हम डायमंड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। 43, 73 43, 73 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन। हालांकि डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन उनका अलग अलग है। 93 केल्विन सिलिकॉन का, जर्मेनियम का लगभग 2000 के लगभग है, 1890 केल्विन, 1800 2000 नहीं, 1000 डिग्री के लगभग होता है। तो केल्विन में अगर हम करेंगे, केल्विन और डिग्री का अलग अलग आपको मिल जाएगा। टिन और लेड के कम हो जाते हैं, 600 के लगभग हम कहते हैं। टिन से लेड में जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये बात हमने वहां भी की थी, जब हम इंडियम से थैलियम में गए थे, तो भी हालांकि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट अलग था, बोरोन से एल्यूमिनियम का कम था, एल्यूमिनियम से गैलियम का और कम, तो बोरोन से गैलियम में हो रहे थे कम। 303 ही था गैलियम का, तो 30 डिग्री यानी कि केल्विन में 300। और इंडियम का फिर ज्यादा था, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर आ गया था, या तो गैलियम तो Ga2 एग्जिस्ट हो रहा था, और थैलियम का और ज्यादा था। तो अप टू गैलियम कम हो रहे थे, फिर इंडियम और थैलियम में ज्यादा हो गए थे। यहाँ अप टू टिन कम होते हैं, और फिर क्योंकि देखो यहाँ तक है नॉन मेटल, कार्बन से जर्मेनियम में बात आएगी नॉन मेटल की, और कार्बन से सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन, बल्कि कार्बन और सिलिकॉन का तो दूसरा अलग मेटल पे आएगा। और जर्मेनियम में बाउंड्री लाइन पे है, टिन फिर मेटल है, लेड भी फिर मेटल है। और मेटल्स में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड पुअर हो जाता है। लेकिन ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ 5p एंड 4f, एक बात कई बार हम कर चुके हैं कि इंडियम से थैलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, चाहे वो आप कह दो ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ D एंड F, चाहे कह दो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही टिन से लेड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ये एक्सेप्शन आपने आयनाइजेशन एनर्जी में भी किया था। इंडियम से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी थैलियम की थी, टिन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लेड की है। ये बात आपने इनके मेल्टिंग पॉइंट में भी देखी, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, मेल्टिंग पॉइंट में भी इंडियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट थैलियम का था, सेम टिन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लेड का होगा, तो आपको टिन मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग है, ड्यू टू देयर इज ए स्ट्रॉन्ग 3-डायमेंशनल नेटवर्क। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है टेट्राहेड्रल में, डायमंड में अलग होता है, ग्रेफाइट में अलग होता है। ग्रेफाइट का भी ज्यादा ही है, इससे तो ज्यादा ही है। सिलिकॉन का कम हो गया, जर्मेनियम का और कम हो गया, टिन में और कम हो गया, लेड का फिर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का तो बहुत ज्यादा है, और वो बॉयल हो ही नहीं पाता है, तो बहुत ज्यादा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। यहां बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सिलिकॉन का भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी कि कम हो रहा है। लेड का भी कम ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो लेड का भी कम ही होगा, वहां भी कम ही हुआ था।
चाहे आप बोरोन से थैलियम में आते हो, चाहे आप कार्बन से लेड में आते हो, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट बोरोन से गैलियम में कम हो रहा है, फिर इंडियम से थैलियम में बढ़ रहा है, कार्बन से टिन में कम हो रहा है और फिर टिन से लेड में ज्यादा हुआ है। तो ये था इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनके बहुत ज्यादा नहीं है। दे हैव लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दे आर नॉट यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अप टू 13 ग्रुप, अल्कली मेटल, अर्थ मेटल, अल्कलाइन मेटल, अल्कली मेटल, अर्थ मेटल और बोरोन फैमिली हैव strong रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर उनकी ज्यादा है अल्कली मेटल की और अर्थ मेटल की, फिर बोरोन तक इनमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम करेंगे, वो हम करेंगे इनके एलोट्रोप्स। ये थोड़ा सा कार्बन में हमें ज्यादा करना है। एलोट्रोप्स, एलोट्रोपी भी बोल देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल देते हैं। हालांकि जो कंपाउंड्स हैं उनमें हम पॉलीमॉर्फिज्म टर्म ज्यादा यूज करते हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम एलोट्रोपी ज्यादा यूज करते हैं। व्हेन सेम एलिमेंट फॉर्म या same element exist in more than one form। जब एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है तो उसको बोलते हैं एलोट्रोप्स, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एलोट्रोपिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। सेम एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म। कई बार तो उसकी फॉर्मूला ही अलग हो जाता है, नंबर ऑफ एटम ही अलग हो जाते हैं। दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज नोन एज एलोट्रोपिज्म। कंपाउंड्स में एक टर्म हम और भी यूज करते हैं, आइसोमर। उसमें होता है कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यहाँ पे भी डिफरेंट होगी, उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग होता है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जब अलग होगा तो हम उसको देखो, जब दो तरह की फॉर्म होती है अभी जो क्या, वन इज क्रिस्टलाइन फॉर्म और वन इज अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब हो गया हैविंग फिक्स arrangement of having fixed arrangement of particles, और amorphous form है having irregular arrangement of irregular arrangement of particle। एक होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एक होता है इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जहां पे पार्टिकल का एक फिक्स अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, वो होता है क्रिस्टल, और उस एलोट्रोप्स को बोलते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, क्रिस्टलाइन। और जहां पे पार्टिकल का एक इररेगुलर अरेंजमेंट हो उसको बोलेंगे अमॉर्फस। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, वैसे नॉन मेटल ज्यादा शो करते हैं एलोट्रोपिज्म एज कंपेयर टू मेटल। सल्फर देखो, सल्फर रोमिक मोनोक्लिनिक, फास्फोरस में रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। कार्बन की हमें करनी है तो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन के वो एलोट्रोप्स चाहते हैं एक कार्बन का फिक्स अरेंजमेंट हो, तो उनमें है डायमंड, वेल नोन है डायमंड, ग्रेफाइट,
और फ्लोरीन। फ्लोरीन, अभी इन तीनों की बात हमें करनी है। हमारे पास फॉर्म कार्बन, कोक, कोक है, कोल है, चारकोल, कोल में अलग अलग तरह के कोल में अलग अलग परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। अलग अलग तरह का, अलग अलग माइंस में अलग अलग जगह का कोल जो है वो कार्बन की परसेंटेज अलग अलग होती है। चारकोल में भी अलग अलग तरह के होते हैं। कोक में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। कोक नॉर्मली हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करके बनाते हैं। चारकोल भी अलग अलग तरह के होते हैं। एनिमल चारकोल, वुड चारकोल लकड़ी से बनाते हैं, बोन चारकोल हड्डी से बनाते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अच्छा, ऑक्सीजन में भी आप देखोगे तो O2 एंड O3 आर द एरोट्रोप्स, जहां पे नंबर ऑफ एटम भी अलग है। नॉर्मली एरोट्रोप्स में क्या होता है, सेम similar, not same. They are the allotropes are the different form of same element, and same element exists in more than one form. Structural feature अलग होते हैं. Their chemical property are nearly similar, but they have different physical property. आइसोमर में तो टोटली अलग हो जाता है। आइसोमर में तो केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकती है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकती है। तो अभी हमें तीन ये एरोट्रोप्स करने हैं। कार्बन के जो तीन एरोट्रोप मेनली थे, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा है फ्लोरीन। डायमंड की बात हम पहले करते हैं। डायमंड में देखो कार्बन आपका है 2s2 एंड 2p2। ग्राउंड स्टेट में इट मेक 2 बॉन्ड, but when go to the excited state it make 3 bonds. In diamond, carbon is undergo sp3 hybridization. डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यानी कि कार्बन की जो चारों ऑर्बिटल है s का और तीनों p के, दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इनके सारे चारों एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिसका नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में एक यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ईच ऑर्बिटल कैरी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेडी टू मेक कोवैलेंट बॉन्ड एंड द एंगल बिटवीन दीज ऑर्बिटल इज टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट 109.28 मिनट्स। तो 9.5 ही कह देते हैं, 109.5, 109.5। टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, each carbon is tetrahedral. Bond order is 1. Bond length is 1.54 angstrom. Bond length ये हो जाएगी। डेंसिटी की बात करेंगे, वैसे हम बोरोन से थैलियम में और कार्बन से टिन में जब आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। कार्बन से लेड में भी जब हम आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। अलग अलग एरोट्रोप से अलग हो जाएगी, जैसे डायमंड की ज्यादा, ग्रेफाइट की कम है। लेकिन कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज्यादा टिन और लेड की, यानी डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है दोनों ग्रुप में। हम पहले यहाँ पे डायमंड की बात कर रहे हैं, यानी कि हर कार्बन चारों तरफ 4 कार्बन से अटैच है इन टेट्राहेड्रल में। सो देयर इज ए 3 डायमेंशनल tetrahedral arrangement is
एग्जिस्ट, चारों तरफ ये कार्बन में सभी चार्ज है। और एक हार्ड रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज obtained, so that is diamond is very hard. Diamond is very hard due to 3 dimensional network. हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से टेट्राहेड्रल वे में अरेंज है। Each carbon is tetrahedrally arranged to the 4 other carbon in tetrahedral way. फिर अगला 4 से, फिर अगला 4 से, अलग अलग 4 से, तो इस तरह से एक जाल जैसा बन जाता है और एक बहुत स्टेबल रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर बनता है। दैट इज व्हाई डायमंड इज हार्डेस्ट एलिमेंट। डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है जितने भी एलिमेंट है। हालांकि हम जो नॉर्मली वो कह देते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, लेकिन सबसे हार्डेस्ट देखें तो डायमंड है और वो नॉन मेटल है। बोरोन भी बहुत हार्ड है, सिलिकॉन भी काफी हार्ड है और ये नॉन मेटल है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, गैलियम, लेड, जिंक, मरकरी, ये तो बहुत सॉफ्ट है और ये मेटल है। तो कोई एक प्रॉपर्टी की हम ऐसी बाउंड्री लाइन नहीं खींच सकते हैं भाई हार्ड ही होंगे या सॉफ्ट ही होंगे। तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू ग्रेफाइट, 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर, 3.4 या 5.4 के लगभग है पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका एक जो इंटरनल एंगल होता है जिसको आप रिफ्लेक्शन एंगल होता है, क्या होता है फिजिक्स में पढ़ते हो कि डायमंड में जब लाइट हम डालते हैं तो लाइट अंदर अंदर ही घूमती रहती है, उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऐसे कुछ बोलते हैं। उस वजह से डायमंड चमकता है। डायमंड वैसे देखने में तो पत्थर जैसा दिखता है। अपने इंडिया में भी डायमंड मिलता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में हीरा और पन्ना 2 डिस्ट्रिक्ट है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, पन्ना। मध्य प्रदेश में सतना रीवा के पास पन्ना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डायमंड की माइंस मिलती है। डायमंड को और भी कई जगह निकाला जाता है और फिर उसको तराशा जाता है। बॉम्बे में इसका सबसे सूरत में इसको तराशने का काम होता है। हम कहते हैं ना कि एक आम आदमी पत्थर समझ के हीरे को छोड़ देता है, तो जब तक इसको शेप नहीं दी जाए तब तक ये एक स्टोन जैसा इसकी लुक होती है। लेकिन इसको एक पर्टिकुलर शेप देके, इसको एक पर्टिकुलर एंगल से काट के और इसको बहुत कीमती पत्थर बना दिया जाता है। डायमंड बहुत हार्ड है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन एब्रेसिव, काटने के लिए। लेड पेंसिल होती है, ग्लास वगैरह को काटना है, ड्रिलिंग करनी होती है, पत्थर में बोरिंग हमें करनी होती है, तो हम डायमंड का यूज करते हैं क्योंकि हार्ड से ही हार्ड कटेगा। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। क्यों? ऑल इलेक्ट्रॉन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है। कार्बन कार्बन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं है, फ्री नहीं है। ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन आर टाइटली यूज्ड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, नो लूज इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, डायमंड इज बैड कंडक्टर। बट कंडक्ट या गुड कंडक्टर कह देते हैं, इतना ज्यादा गुड नहीं है लेकिन कह देते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बढ़िया कंडक्टर है। ये कंफ्यूजन रहता है हमें, डायमंड बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन गुड कंडक्टर है थर्मल का। थर्मल कंडक्टेंस ज्यादा है इसकी। डायमंड और ग्रेफाइट में कंपैरिजन करें तो थर्मल कंडक्टेंस डायमंड की ज्यादा है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ग्रेफाइट की ज्यादा है। क्योंकि थर्मल कंडक्टेंस एक पार्टिकल दूसरे को हीट देता है वाइब्रेट करके। इस पार्टिकल ने इसको दे दी, इसने अगले को दे दी, इसने अगले को दे दी। और डायमंड के पार्टिकल क्लोज पैक है, नजदीक नजदीक पैक है, तो वाइब्रेट करके हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ग्रेफाइट के पार्टिकल में पैकिंग क्लोज नहीं है तो हीट को जल्दी से ट्रांसफर नहीं करते। तो हीट का ट्रांसफर डायमंड बढ़िया है और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर ग्रेफाइट में बढ़िया होता है। तो दिस इज अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। देन ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट में कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 120 का एंगल होगा। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मोड एंगल 120 पे है। एक 2p का अन हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि हाफ फील्ड है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन अभी है। तो इसमें क्या कर रखा है, कार्बन एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाता है ऐसे ऐसे, फिर ये कार्बन आगे, ये कार्बन आगे, ऐसे एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनता है। और हर कार्बन के पास, क्योंकि एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन जब 3 बॉन्ड बना लेगा तो उसके पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन इसका पाई बॉन्डिंग में यूज हो जाता है। तो ऐसे कार्बन का एक इस तरह का अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। और ये कार्बन पाई बॉन्ड इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है, इधर भी। ऐसे ही अगला जो कार्बन है वो इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.33, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ 4 बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन चारों अलग अलग कार्बन के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। बॉन्ड तो यहाँ भी टोटल तो 4 ही बन रहे हैं, 3 सिग्मा और 1 पाई, लेकिन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे कम है, 1.42H2। इसका मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ग्रेफाइट का स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन इन ग्रेफाइट इज मोर देन दैट। क्योंकि नॉर्मली आपसे पूछा जाता है हार्ड कौन, डायमंड, स्टेबल कौन, डायमंड, गलत है। हार्ड तो डायमंड ज्यादा है, क्लियर, लेकिन स्टेबल ज्यादा कौन है, ग्रेफाइट। हार्डनेस के लिए देखा जाएगा उनका नेटवर्क, अरेंजमेंट, पैकिंग, हार्डनेस वो डिसाइड करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए देखा जाएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये ज्यादा रिजिड फैक्ट नहीं है, एक लेयर के बीच में दूसरी लेयर बनी हुई है ऐसे, एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है, ऐसे लेयर स्ट्रक्चर है। और हर लेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप है। एक लेयर है, दूसरी लेयर है, एक हेक्सागोनल लेयर है, हेक्सागोनल लेयर ऐसे 6 के रिंग, एक हेक्सागोनल लेयर है, फिर दूसरी हेक्सागोनल लेयर है, जाली होती है ना जैसे, एक लेयर ऊपर बिछा दो, फिर दूसरी जाली नीचे बिछा दो, फिर तीसरी ऐसे, और दोनों लेयर के बीच में 3.4 का एंगस्ट्रॉम है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप है। इसका मतलब इस लेयर के बीच में, इस लेयर के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं भाई। कम से कम कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ 1.4 होगी, डबल बनेगा तो 1.34 होगी, और ट्रिपल बनेगा तो 1.20 होगी। इसका मतलब इन दोनों लेयर के बीच में बॉन्ड लेंथ, मतलब डबल, सिंगल और ट्रिपल तीनों किसी के बराबर भी आ ही नहीं रही, सिंगल से तो गुना आ रही है लगभग 1.54 और ये 3.4, उससे भी ज्यादा। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड जितनी लेंथ में बनता है उससे भी दुगनी से भी ज्यादा गैप है दो लेयर के बीच में। या तो हर लेयर के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कितना गैप है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहाँ इधर तो डिस्टेंस कम है, ये तो 1.342 है, ये कार्बन कार्बन लेंथ तो 1.42 है, लेकिन इस लेयर और इस लेयर के बीच में, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो ज्यादा लेयर है। तो कार्बन कार्बन में जहां बॉन्ड बन रहा है वो तो इसके क्लोज है,
किसका स्ट्रॉन्ग है? ग्रेफाइट का। तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ग्रेफाइट की कम है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, यहां 1 है 1.33 है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड स्टेबल होगा। तो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड और इसीलिए जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं तो वो ग्रेफाइट के लिए 0 लेते हैं, ना कि डायमंड के लिए। डायमंड के लिए लगभग 2 किलो जूल, आधा कैलोरी के लगभग हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लेते हैं। डायमंड को जब ग्रेफाइट में कन्वर्ट करोगे तो आधा किलो कैलोरी एनर्जी कम हो जाएगी, 2 किलो जूल एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, हार्ड डायमंड है। रीजन मैंने बता दिया, कार्बन कार्बन एटम किसके ज्यादा क्लोज पैक है? डायमंड के। हर तरफ जाओगे तो 1.34 की डिस्टेंस है, लेकिन ग्रेफाइट में एक तरफ तो 1.42 है, क्लोज है, लेकिन 2 लेयर के बीच में ज्यादा गैप है और इस लेयर और इस लेयर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ वन वे अट्रैक्शन से आयल है। इसलिए एक लेयर दूसरी लेयर पे इजीली स्लिप हो जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन ऑयलिंग, ग्रीसिंग, लुब्रिकेंट, बेरिंग वगैरह में जो ग्रीस लगाते हैं, लुब्रिकेंट लगाते हैं चिकना करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। वहां पे हम, क्योंकि ऑयल तो ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं करते, वेपराइज हो जाते हैं, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं ऑयलिंग या ग्रीसिंग, या ऑयलिंग ना कहें, ग्रीसिंग या लुब्रिकेंट में। वैसे होता है वाटर टैग, एक्वा टैग। एक्वा टैग में होता है वाटर का और ग्रेफाइट का मिक्सचर होता है, ऑयल टैग में भी ऑयल में और ग्रेफाइट का मिक्सचर होता है। तो हैवी ग्रेड के ऑयल बनते हैं और ग्रीसिंग और लुब्रिकेंट में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो एक चौथा जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो लूज इलेक्ट्रॉन है, सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट इंसुलेटर फॉर हीट। नॉर्मली कंडक्टर का नाम आते हैं, हम कह देते हैं ग्रेफाइट गुड कंडक्टर और ये बैड कंडक्टर। तो दोनों बात का ध्यान देना है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो डायमंड बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। बहुत गुड तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कंडक्ट करता है। कारण इसके सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली हैंड है, कोवलेंट बॉन्डिंग में, कोई फ्री नहीं है, कोई लूज नहीं है। इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, वो जो पाई बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, वो लूजली हैंड है। थर्मल कंडक्टर की बात करें तो डायमंड बढ़िया है, ग्रेफाइट पुअर है, क्योंकि एटम किसके ज्यादा क्लोजली पैक है? डायमंड के। तो एक एटम वाइब्रेट करके दूसरे एटम को हीट ट्रांसफर कर देता है, लेकिन ग्रेफाइट में पैकिंग लूज है। लूज पैकिंग क्यों है? क्योंकि उसमें बीच में गैप आ गया लेयर के बीच में, तो थर्मल कंडक्टेंस इसकी कम हो जाएगी। ये पैकिंग क्लोज होने से हार्ड है, एब्रेसिव में यूज होता है। ये लेयर स्ट्रक्चर करने की वजह से सॉफ्ट है, लुब्रिकेंट में यूज होता है। इसकी डेंसिटी भी कम है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, 2.24 के लगभग, 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो डिफरेंस हुआ डायमंड में और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट। अब आप आ जाइए फ्लोरीन पे। फ्लोरीन एक नया एलोट्रोप है कार्बन का, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत नया भी नहीं है, बहुत नया ही है। 1985 का जो नोबेल प्राइज है 3 साइंटिस्ट को दिया गया। शायद एक ब्रिटेन का था, एक इंग्लैंड का, दो ब्रिटेन के या एक अमेरिका, या एक अमेरिका दो ब्रिटेन के, 3 साइंटिस्ट ये थे। तीनों को कलेक्टिवली नोबेल प्राइज दिया गया। एक साइंटिस्ट इसमें काम करता है स्ट्रक्चरल फाइंडिंग पे, दूसरा साइंटिस्ट इसमें काम करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक ब्रांच होती है जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उनके मास के बेस पे
या उनका जो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उनके बेस में हम स्ट्रक्चरल की फाइंडिंग करते हैं। तीसरा साइंटिस्ट काम करता है माइक्रोस्कोप बनाने में, पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाने में। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पता चला कि 720 AMU, भाई कार्बन का एक एटम जो है उसका 12 AMU मास होता है। 700 AMU मास आने का मतलब हुआ 60 कार्बन का क्लस्टर, 60 कार्बन का क्लस्टर। जब ग्रेफाइट के वेपर्स को, ग्रेफाइट के वेपर को देखा गया, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो कोम्ब टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, केज टाइप, गुफा टाइप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है तो उसमें ऐसे रिंग से बने रहते हैं जिसमें वो शहद रखती हैं, तो एक पैकिंग टाइप भी बना के रखती हैं। उस तरह का कोम्ब टाइप का स्ट्रक्चर बना। बाद में क्या किया, इसमें जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोड्स है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, इससे कंपैरिजन हम अब ये हटा दें, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का कंपैरिजन कर लिया। फ्लोरीन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। फ्लोरीन दैट इज द लेटेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, मोर यूजफुल आल्सो। विंचेस्टर फूलर, बुकी बोल, सुकर बोल। अगर कार्बन की जो इलेक्ट्रोड है, कार्बन की इलेक्ट्रोड को डिस्चार्ज किया जाए साइलेंट डिस्चार्ज किया जाए बहुत लो प्रेशर पे, 100 टोर का मतलब हो गया लगभग 1/7 ATM। एक ATM में 760 टोर होता है। हीलियम एटमॉस्फेयर में रखें, हीलियम की प्रेजेंस में, इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो हमें कार्बन के क्लस्टर मिलते हैं। कार्बन मतलब आप ये समझो कि कार्बन 20 से लेके, कार्बन का 20 से लेके और ज्यादा, मतलब कार्बन 20 से और अप टू 60 तक हमें 22 कार्बन 660 नहीं, 20 कार्बन का ग्रुप। जैसे भाई डायटोमिक में क्या होता है, हाइड्रोजन 2H2, Cl2, ओजोन में O3, फास्फोरस में P4, सल्फर में S8, ऐसे 20 कार्बन के ग्रुप से लेके छोटे से छोटा और 600 तक के कार्बन के ग्रुप। हालांकि उसमें जो मेन है दिस इज C60 एंड C70। कार्बन 60 और कार्बन 70 ज्यादा है। C60 इज मैग्नेटाइन कलर, मैग्नेटा कलर का, और ये ऑरेंज कलर का एक सब्सटेंस, एक क्लस्टर दिखाई देता है। इसमें कार्बन 20 से लेके और 25 तक तो इवन और ओड दोनों मिलते हैं, लेकिन आफ्टर 25 या वो 40 तो 25 की बजाय आप 40 तक करेंगे। तो 40 का मतलब हो गया मोलर मास, एक 12 होता है, 12 चौक 48, 480 तक। अबो कार्बन 40 ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन इन क्लस्टर, वो क्लस्टर ज्यादा स्टेबल है जहां पे इवन नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम C60 की बात करें, 60 कार्बन का एक ग्रुप है। इसमें कार्बन क्या करता है, एक FCC अरेंजमेंट बनाता है। FCC कैसा अरेंजमेंट होता है, जहां पे कॉर्नर पे होता है कोई ऐसे क्यूब बना ले अगर, तो कॉर्नर पे और 6 फेस के सेंटर। FCC यानी ये क्यूब बना लो, क्यूब के कितने कॉर्नर हो गए, 8,
जैसे रूम है तो रूम के 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे कार्बन और 6 फेस है, 4 साइड हो गए, आगे एक पीछे, इधर इधर, एक छत और एक फर्श, इन 6 फेस के बीच में, तो वो बन जाता है एफसीसी अरेंजमेंट। तो कार्बन का एक एफसीसी अरेंजमेंट हो जाता है और यहाँ पे कार्बन कार्बन की डिस्टेंस है वो 1.44 एंगस्ट्रॉम हो जाते हैं। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp2 ही है। ग्रेफाइट में भी sp2 होता है, डायमंड में sp3 होता है, लेकिन यहाँ पे sp2 है। इसका तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो इसका ग्रेफाइट से तो वीक है लेकिन डायमंड से स्ट्रॉन्ग। इसमें एक सोकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, बुकी बॉल भी हम उसको कह सकते हैं। 60 कार्बन में 12 तो बनते हैं पेंटागोनल रिंग इन कार्बन 60, 12 पेंटागोनल रिंग। पेंटागोनल क्या होगा? जिसमें 5 मेंबर रिंग हो, और 20 हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग क्या होगा? जिसमें 6 मेंबर हो, 6 मेंबर रिंग। और होता क्या है, हर एक 5 मेंबर रिंग, ऐसे एक 5 मेंबर रिंग है। चलिए 6 मेंबर रिंग है हेक्सागोनल रिंग। इसके चारों तरफ 5 मेंबर रिंग होगा, एक 6 मेंबर रिंग होगा, फिर 5 मेंबर रिंग होगा, फिर 6 मेंबर, फिर 5 मेंबर, फिर 6 मेंबर। ऐसे एक 6 मेंबर रिंग, इसके चारों तरफ 6 5 6 5 6 5 मेंबर जो रिंग है उसके चारों तरफ सारे 6 मेंबर हो। देखो 12 तो है 5 मेंबर रिंग, 12 पेंटागोनल रिंग है और 20 हेक्सागोनल रिंग है। और वो इस हिसाब से अरेंज है कि जो 6 मेंबर रिंग है उसके चारों तरफ एक 6 5 6 5 6 हो गए टोटल, 6 एच के साथ साथ 3 6 मेंबर और 3 5। लेकिन 5 वाले के चारों तरफ 6 के आएंगे, 6 6 6, इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6। 5 के चारों तरफ एक बार 6, एक बार 5, एक बार 6। इस तरह से एक फुटबॉल जैसा सेट बन जाएगा। फुटबॉल को देखना आप कभी, फुटबॉल को जब आप देखोगे तो सोकर बॉल जिसको हम बोलते हैं, तो उसको जब आप देखोगे तो वो आपका उसमें रिंग बने हुए ऐसे, तो आप उसमें देखोगे एक हेक्सागोनल रिंग है, फिर पेंटागोनल, हेक्सागोनल पेंटागोनल, ऐसा एक अरेंजमेंट बनेगा और एक इस तरह का बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर उस बॉल का हम आउटर डायमीटर लें, जैसे एक बॉल सी बन गई ना, एक रिंग बन गया, इसका आउटर डायमीटर, आउटर डाया, एक इनर डाया और एक मिड, मेन कहते हैं, मेन डायमीटर। आउटर जो डायमीटर है वो आपका जो सबसे बड़ा होगा आउटर, बाहर तक जाएगा 1018 पिकोमीटर तक, और इनर डायमीटर है वो छोटा होगा। और ये मीन जो डायमीटर है वो 600 के लगभग होगा, 600-700 के लगभग। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक 11th की, उसके मेन पेज पे छपा हुआ है आपका फ्लोरीन का स्ट्रक्चर, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। डेंसिटी अगर इसकी हम देखें तो तीनों से कम है, 1.72 ग्राम पर सेंटीमीटर, डायमंड से भी कम है और ग्रेफाइट से भी कम है। जो C60 होता है उसकी सोकर बॉल शेप होती है, सोकर बॉल जैसी उसकी शेप होती है C60 की। बुकी बॉल भी हम उसको कह सकते हैं। लेकिन जो C17 होता है उसकी शेप होती है एग टाइप की,
एग थोड़ा सा यूं एग टाइप की शेप होती है। रग्बी की जो बॉल होती है ना, रग्बी वाली जो थोड़ी लंबी होती है इस तरह के एग जैसे, रग्बी बॉल का रग्बी बॉल। ये एक नया एलोट्रोप है कार्बन का और बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो नैनो ट्यूब, मिनी ट्यूब, मेगा ट्यूब, जिसमें हम इसको यूज करते हैं। फ्यूचर में हम इसका एड्स में, क्योंकि सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, वहां पे हम इसका यूज फ्यूचर में यूज देख रहे हैं फ्लोरीन का। और इसका नाम हमने मिनचेस्टर फूलर, मिनचेस्टर फूलर, बकमैनचेस्टर फूलर के नाम पे ही इस एलोट्रोप का नाम रखा गया था, क्योंकि ये जो एक आर्किटेक्ट था अमेरिका में, जिसने कौन से कंट्री का था तो कंफर्म नहीं हो, लेकिन इस आर्किटेक्ट के ऑनर में इसका नाम हमने फ्लोरीन रख दिया, क्योंकि वो उस तरह की शेप है। अल्कली मेटल के साथ ये जो C16 है, M3 C16, M4 M6 M4 C16, M5 C16, इस तरह के कंपाउंड बनाता है। लैंथेनम के साथ में बनाता है, और वो ये कंपाउंड है जिनका कंडक्टेंस दे एक्ट एज ए सुपर कंडक्टर एट लो टेम्परेचर। तो ये सारा यानी कि 3 एलोट्रोप आपको करनी है कार्बन की, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तीनों में कंपैरिजन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी और डेंसिटी वगैरह का, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का। दिस इज अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 14 ग्रुप। पहले लेक्चर में हमने की थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 13 ग्रुप, अब हमने की है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 14 ग्रुप। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 13 एंड 14 एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। थैंक यू।